Today I am going to discuss the torque experienced by the current loop when it is placed in uniform magnetic field. मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कोई करंट लूप है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे. एंड फॉर दिस सपोज this is the plane of this blackboard, and in this blackboard the B is the magnetic field in this blackboard, and this magnetic field is uniform, and there is a rectangular coil PQRS, and the current is flowing in this loop, means this coil in anti-clockwise direction, means R, S, P, Q in this direction, and you know the area vector is the perpendicular outward. Suppose this is the coil, and the area vector of this coil surface is outward normal. This is the direction of this area vector of this coil, and this is the rectangular in shape, and this is the coil at present. Suppose this is the coil, plane of the coil, and area vector of this coil is this outward normal in this direction, and in this case the angle between the magnetic field and the area vectors vector is 0 डिग्री. मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है. मैंने सपोज किया कि ये 0 डिग्री नहीं है. फिलहाल सपोज कर लीजिए ये ऐसे ट्विस्ट किया हुआ, ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है. इस फिगर में मैंने दिखाया है, लेकिन शायद फीलिंग नहीं होगा, 3 डायमेंशनल फीलिंग, इसलिए मैंने इसको यूज किया हूँ कि ऐसे है एक कॉइल अभी इस पोजीशन में नहीं है. इस पोजीशन में है तो दोनों सेम डायरेक्शन. इस पोजीशन में है तो इन दिस पोजीशन द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, magnetic field in this direction and area vector in this direction. So here this is the direction of the area vector in the tilt position, and this is the magnetic field, and the angle between the area vector and the magnetic field is B. Now at first what is the concept of the torque, and suppose there is a rod, and the force acting on this rod is in this direction F, and in this direction F the force are of equal magnitude, and the line of action of these forces will coincide. इसके line of action coincide कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है. ये घूमेगा नहीं. अगर यही फोर्स एक ऐसा लगा और ये फोर्स अगर ऐसा लगा तो ये फोर्स में नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहा है. सो दिस फोर्स विल क्रिएट ए टॉर्क. ये फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा, और उसकी जो कपल के रूप में दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड टॉर्क इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हियर आई एम यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ द टॉर्क. And now at present this is the direction of the. अब इस पे दो साइड है इसमें देखिए आप इस फिगर को मतलब इसको इमेजिनेशन करो कि यही कॉइल है और इस पोजीशन में है. अब इस पोजीशन में देखिए कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, और करंट अगर सपोज कर लीजिए कि ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है. अब इस पे लगने वाले फोर्स और इस पे लगने वाले फोर्स, अब इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हैं तो फिर हम यूज कर सकते हैं इस थंब रूल से, और थंब रूल से कहेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर. और इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि एक फोर्स इसको ऐसे लगता है और एक फोर्स ऐसे लगता है. मतलब इस पे एक फोर्स ऐसे लगता है और एक फोर्स ऐसे लगता है. अगर डायरेक्शन उलट देंगे तो एक फोर्स ऐसे लगता है और एक फोर्स ऐसे लगता है. ये फोर्स दोनों कैंसिल करेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड हो रहा है, तो नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है.
यहाँ लेकिन बाकी जो ऐसे ऐसे इस पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में टिल्ट है, इस पोजीशन में ये एक पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर ऐसे गया तो यहाँ ऐसे आएगा। इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ऐसे गया और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक फोर्स लगा ऐसे और एक फोर्स लगा ऐसे डाउनवर्ड, यानी इस पे एक टॉर्क लगेगा, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे। इसी को मैंने यहाँ एक फिगर में दिखाने का प्रयास किया है कि ये आपके ये जो कॉइल है, इस कॉइल की ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो इस दोनों साइड बी, इस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी, तो फोर्स आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। तो अब ऑटोमेटिक है कि अगर ऐसे इस पोजीशन में, जैसे इस पोजीशन में भी होगा ये, लेकिन बी की वैल्यू तो ऐसे है और एल की वैल्यू ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा इज 90 डिग्री, सो BIL इज द फोर्स। तो ये फोर्स की वैल्यू BIL है और एल यहाँ पर हमारे पास बी लिया है, इसीलिए हमने फोर्स की वैल्यू लेंथ नहीं लेके BIA, या इसको BIB बोलते हैं। बी मीन्स ये वैल्यू एल के जगह पर लेंथ हमारे बी है। सिमिलरली इस पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। यानी फिर देखिए एक बार, हमें ऐसे टिल्ट पोजीशन में है तो एक फोर्स ऐसा है, ऐसा, और एक फोर्स डाउनवर्ड है, यानी इस पे एक टॉर्क लगता है। तो अब यहाँ जो टॉर्क लगेगा, तो इस जो फोर्स है, इसके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास ये है, दरअसल ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसके दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस ये है। और ये हमारा साइड है जो कि टिल्ट पोजीशन में है, ऐसे पोजीशन में है, ऐसे पोजीशन में है, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी क्या है, A है, तो ये A/2 हुआ और A/2 हुआ। अब ये जो फोर्स है ये एक टॉर्क क्रिएट करेगा। अब हम अलग अलग टॉर्क कहें या एक साथ कह सकते हैं, तो एक, अगर हम इसकी एक्सिस जो होगी इस कॉइल की, ये एक्सिस है इसकी, सपोज कीजिए कि ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, इसके अबाउट वो घूमेगा अगर, तो ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो होगी डिस्टेंस A/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक A/2, तो मैंने लिया A/2 और A/2। अब हम टॉर्क की जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इससे फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब यहाँ ये हमारा एरिया वेक्टर है जो एंगल थीटा बनाता है बी के साथ। जब ये थीटा बनाता है तो इस साइड की ये परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर तो हमेशा साइड के, जैसे एरिया वेक्टर है क्या है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, तो ये ना क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये राइट एंगल है इसलिए ये एंगल होगी थीटा, ये थीटा हमारी एंगल है, ये थीटा है। अब थोड़ी देर के लिए इसको सपोज अगर करते हैं, इसको हमने कुछ सपोज कर लिया, ये साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं कितना है, तो हमने यहाँ पर अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर C और इसको D पॉइंट लिखते हैं हम के लिए। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है CDI, इसको हम अगर E लिखते हैं और इसको हम अगर F लिखते हैं सपोज कर लीजिए, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो ये साइन थीटा होगा OC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जो ये है A/2, तो हम OC इज इक्वल टू लिखेंगे A/2 साइन थीटा। ये हो गया इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ, किस पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क, ये जो टॉर्क हुआ, ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं वैसे, अभी ऐसे टॉर्क है, तो ये टॉर्क क्या लिखेंगे हम, फोर्स, पहला टॉर्क हुआ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स तो क्या है BIB है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A/2 साइन थीटा। अब हम इस फोर्स की बात करते हैं, इस फोर्स की बात, फिर इसके लाइन ऑफ एक्शन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू कितना है, वो वैल्यू इसके इक्वल है, फिर वैसे ही, और
ये वैल्यू फिर वैसे ही निकालेंगे हम साइन थीटा से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओडी बाई ए बाई टू। तो फिर यहाँ पर वो जो टॉर्क होगा वो वैल्यू क्या आएगा, बी आई बी ए बाई टू साइन थीटा। इस तरह से तो टोटल टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगा बी आई बी ए बाई टू कॉमन, सॉरी ए बाई टू साइन थीटा, और दोनों सेम है, इसके ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल होगा। तो हम लिखेंगे बी आई एंड ए बी मीन्स लेंथ एंड विड्थ of this coil, and this is the area of this coil, so it is area BIA sin theta. So this is the value of the torque acting on this coil, and this torque is taken as in the, अगर ये ऐसे सपोज करिए कि नंबर, अगर हम ये कहें कि इफ दी कॉइल में कई फेरा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कई है, तो एक टर्न का है, n टर्न्स का होगा। तो इफ दी नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन टोटल टॉर्क इज इक्वल टू बी एन आई ए, ये साइन थीटा होगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द कॉइल। जैसे यहाँ पर सेंस मेरा ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ऐसा है कॉइल इस पोजीशन में, तो इस केस में चूंकि एरिया वेक्टर जो होगा और बी जो होगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 है, तो उस केस में टॉर्क नहीं होगा। और यही अगर ऐसे हो जाएगा प्लेन में, तो फिर देखते हैं कि एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। सो टॉर्क विल बी मैक्सिमम और मिनिमम विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, and this torque is and vector from this torque is IA cross B, ये, and this is the vector B, see, I is a scalar, A is the vector, and this is the B is the vector, and the in the magnitude of this torque is written as NAB n sorry BIA sin theta. This is the value of this torque. So in the vector form it can be written as torque is equal to IA cross B. आपको याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो उस समय टॉर्क की जो वैल्यू आई थी वो था PE साइन थीटा। वहाँ E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये था डाइपोल मोमेंट, P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल थीटा था। तो यहाँ ये क्या है कि यहाँ भी इसका मतलब है कि ये IA की जो वैल्यू है वो एक जस्ट मैग्नेटिक डाइपोल होगा, यानी हम कह सकते हैं हियर दिस मैग्नेटिक डाइपोल, अगर किसी करंट लूप के कारण मैग्नेटिक डाइपोल की जो वैल्यू होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NIA होगी, और इसकी डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एरिया वेक्टर होगा। अब इसमें ऐसे अगर इलेक्ट्रिक करंट है ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब ये कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अपवर्ड होगा, अगर क्लॉकवाइज है ऐसे है तो ये डाउनवर्ड होगा। तो ये हमारी होगी इसकी वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू है, और इसको हम B से सिमिलर टू दिस B से डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें टॉर्क होगा। तो इस प्रकार से वहाँ भी हमने P क्रॉस E पढ़ा था, याद होगा, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टॉर्क इक्वल टू IA क्रॉस B। यानी हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि अगर कोई करंट लूप है तो वो करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करता है,
and the value of dipole is equal to NIA, where N is the number of turns of this फेरो की संख्या उस लूप में कितना बार लपेटा गया है, और I इलेक्ट्रिक करंट है, और ये A उस एरिया वेक्टर है। अब इसकी जो चूंकि IA की जो डायरेक्शन होगी, मतलब चूंकि हमें जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। तो उसकी डायरेक्शन जानने के लिए हमने बताया था कि उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास कोई लूप है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बताए थे कि ऐसे फ्लो हो रहा है और इसकी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये होगा। तो डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड हो गया NIA, और उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे इसके द्वारा। तो इस प्रकार से हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि एवरी करंट लूप प्रोड्यूस ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।